हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म। आज हम बातचीत करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स किसके भैया। चैप्टर है हमारा डी एंड एफ ब्लॉक। चलिए देखते हैं। तो टारगेट आज हमारा यही है कि हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे डिस्कशन करेंगे और साथ साथ मैं ना एक्चुअली क्वेश्चंस बताता जाऊंगा। अब वैसे तो मैं कह सकता हूं कि यार KMNO4 पढ़ लेना, K2CR207 पढ़ लेना, ऐसा नहीं है। मैं टॉपिक में भी सब टॉपिक और बल्कि उससे क्वेश्चन समझाऊं तो ज्यादा मजा आएगा, आपको लगेगा कुछ काम की बात हो रही। आइए देखते हैं। इन पर बेस्ड क्वेश्चन वो पूछते हैं भैया। CRO4 2 नेगेटिव एंड CR2O7 2 नेगेटिव। इन पर बेस्ड क्वेश्चन क्या आते हैं कि ये बताइए कि इनमें से कौन सा ऐसा है जहां पे डीडी ट्रांजिशन पॉसिबल है, कौन सा ऐसा है जहां पे लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा की वजह से कलर आ रहा है। ऐसे कुछ क्वेश्चंस यहां पर बन सकते हैं। ये पूछा जा सकता है यहां जो क्रोमियम है उस पर ऑक्सीडेशन स्टेट बता दीजिए, यहां जो क्रोमियम प्रेजेंट है उसके किनारे ऑक्सीजन कितने लगे हुए हैं इनके बारे में बता दीजिए। ऐसा कुछ क्वेश्चन बन सकता है। सिमिलरली यहां पर भी MnO4 2 नेगेटिव एंड MnO4 नेगेटिव, इनके कलर के बारे में, इन चारों के कलर के बारे में आपको अंदाजा होना चाहिए, पता होना चाहिए। और यह भी पता होना चाहिए कि यहां जो मान लीजिए Mn है जिस पर +7 है उसके पास कितने डी इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, यहां पर जो Mn पर +6 है उस पर कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, डी इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। ऐसे क्वेश्चन वो पूछेंगे। तो यही क्वेश्चन आपके पेपर में आ रहे हैं और आने के इन्हीं के चांसेस हैं कि डीडी ट्रांजिशन कहां पर पॉसिबल है। तो आपको पता चलेगा कि यहां पर कहीं भी पॉसिबल नहीं है ना। कहीं भी डीडी ट्रांजिशन की वजह से कलर नहीं आता, बल्कि लिगेंड टू चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा की वजह से यहां पर कलर दिखाई देता है। और पैरामैग्नेटिज्म पूछा जाता है। कैसे पूछेंगे कि बताइए ये जो मैग्नेट है और ये जो पैरामैग्नेट है इनमें से कौन सा पैरामैग्नेटिक है। तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर Mn पे +7 है तो D0 आएगा, यहाँ Mn पर +6 है तो D1 आएगा। तो ये पैरामैग्नेटिक है बट ये नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। तो मैं चाहता हूं इस पर थोड़ा ध्यान रख लेना, ठीक है। फिर कैटालिटिक एक्टिविटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे जो डी ब्लॉक के मेटल्स होते हैं वो कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं। क्यों करते हैं? तो उसके दो रीजन आपको एक्सप्लेन करने होते हैं, बताने होते हैं। दो तरीका क्या बताना है। एक तो ये कि भैया हमारे जो हमारे ये ट्रांजिशन मेटल हैं, डी ब्लॉक के जो मेटल्स होते हैं ये अपने ऑक्सीडेशन स्टेट को बदल सकते हैं, है ना। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, इस वजह से एज अ कैटलिस्ट ये एक्ट करते हैं, बिहेव करते हैं। दूसरा, ये कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं। तो रिएक्शन के दौरान हो सकता है कि कॉम्प्लेक्स बनाने की जरूरत पड़े तो कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, बाद में ऐसा होगा कि कॉम्प्लेक्स टूटेगा और वो मेटल आपका एज अ कैटलिस्ट बाहर आ जाएगा। तो ये दो चीजें आपको इनके बारे में पता होनी चाहिए, बस सुनना है अभी ये बात। और फिर कैटलिस्ट में ये चीज जरूर पूछ रहे हैं भाई, घुमा फिरा कहीं ना कहीं से वो लेके आ जाते हैं। क्या पूछेंगे बता देता हूँ। V2O5 कहाँ यूज होता है? तो आपको पता है कॉन्टैक्ट प्रोसेस में यूज होता है। ये जिगलर नाटा कैटलिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके हिसाब से बहुत पूछते हैं ये। तो PDCLT के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। वैकर प्रोसेस, या हालांकि इस कहाँ पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक में पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे भी पता होना चाहिए आपको। बाकी निकल कॉम्प्लेक्स है तो ये आपको अंदाजा होना चाहिए, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि भैया हमारे हैबर्स प्रोसेस में कौन सा कैटलिस्ट यूज होता है। और जब हम KClO3 से O2 बनाते हैं तो हम कौन सा कैटलिस्ट यूज करते हैं? MnO2 यूज करते हैं। इन पर बेस्ड क्वेश्चन भैया आता है, तो ये पॉइंट एक बार देख सकते हैं। अगला देखते हैं, 1 मिनट और। इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स क्या होते हैं भैया? जैसे कोई मेटल है उसके जो बीच में इंटरस्टिशियल साइड्स हैं, जो वाइड्स है, जो खाली जगहें हैं, उनमें जब छोटे मोटे एटम जैसे हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन ये ट्रैप हो जाते हैं तो जो कंपाउंड्स बनते हैं हम उनको इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स कहते हैं। इनके बिहेवियर पैटर्न के बारे में 4 लाइनें NCERT में लिखी हैं, वो चारों लाइनें भैया पढ़ के जाना है हमें, ठीक है। क्या क्या होता है कि ये हार्ड होते हैं, ये एक चीज और होता है ये केमिकली इनर्ट होते हैं, ये ज्यादा रिएक्टिव नहीं रहते, ठीक है, अपने प्योर मेटल की तरह। ये बातें आपको आनी चाहिए। इनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है प्योर मेटल से, ठीक है। और इनके अंदर मेटालिक कंडक्टिविटी अभी भी जिंदा रहती है। तो ये 4 बातें मैंने बोल दिया है, आपने सुन लिया है तो याद होना चाहिए। सुनिए अगला सवाल क्या है। मैग्नेटिक मोमेंट पर बेस्ड क्वेश्चन आए तो यहां पर इन्होंने लिखा हुआ है कि भैया 2 पॉइंट समथिंग। तो हमेशा ऐसा होता है कि जो कुछ भी लिखा है नंबर पॉइंट के पहले, वही नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बारे में बता रहा है। तो क्वेश्चन जब भी पूछा जाए तो आप इस तरीके से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालिए, फिर जो भी आयन आपके सामने ऑप्शन के रूप में दिए गए उनमें छांटिए कि कहां पर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे। अगला क्वेश्चन क्या आता है? हाँ, ये बहुत ही फेमस है, जर्कोनियम एंड हाफनियम। बहुत ज्यादा क्वेश्चन इस पर आता है यार। ZR HF के बीच में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है।
प्लैटिनम पैलेडियम के बीच में Ag और Au इनके जो साइजेस होते हैं वो सेम क्यों होते हैं, करीब करीब सेम क्यों होते हैं या सिमिलर टाइप के क्यों दिखते हैं? अगर हम इनको डेटा को देखें तो उसका रीजन है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। और पूछा जाता है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का रीजन बता दीजिए, तो तुरंत फेंक करके उसके तब जवाब मारिए कि 4f ऑर्बिटल यहाँ इन्वॉल्व है, और जहाँ जो हमारा 4f ऑर्बिटल है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं वो इलेक्ट्रॉन्स सील्डिंग नहीं कर पाते, उनकी सील्डिंग बहुत ही कमजोर तरीके की होती है। अगला देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग लेंथेनाइड आयन इज डायामैग्नेटिक। भैया जी लेंथेनाइड के बारे में पहले तो आपको पता होना चाहिए क्या, इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इनका पता होना चाहिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, बिना इसके तो आप कुछ कर नहीं सकते। मैं आपको कुछ चीजें बताने जा रहा हूं, इसको कृपया ख्याल रखिएगा। सीरियम से शुरुआत होती है, ल्यूटेशियम पे जाके खत्म हो जाता है, सीरियम से शुरुआत होती है, ल्यूटेशियम पे जाके लेंथेनाइड खत्म हो जाता है। तो याद करने का तरीका आपके पास जरूर होगा कि सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यूं गदगद तब दिल हो गया। तो गदगद ये आता 7वें नंबर पे। तो देखिए पहले नंबर पर ये है, बीच में मतलब 7वें नंबर पर गैडोलिनियम है, 14th नंबर पर ल्यूटेशियम है। क्या है? ल्यूटेशियम है। और ये तीन ऐसे होते हैं जिनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको एकदम से आने चाहिए भैया, प्यार से आने चाहिए। देखो कैसे लिखोगे, यहां पर लिखना 4f1 पहले नंबर पर है, ये 7th नंबर पर है तो 4f7, ये 14 पर है तो 4f4, क्या 4f14। और इसके साथ साथ एक चीज हर जगह आएगी, वो क्या होगा, 5d1 6s2, 5d1 6s2, 5d1 6s2। ध्यान देना ये जो 5d1 6s2 है, इसमें जो आपको 5d1 नजर आ रहा है ये सिर्फ पूरे लेंथेनाइड में इसी तीन जगह आएंगे, बाकी के एलिमेंट्स में ये 5d1 नहीं आता। तो याद करना आसान हो जाता है, कहां कहां 5d1 आता है, पहला, 7वां और 14वें नंबर पर, 14th नंबर पर। ठीक, अब आपको एक होमवर्क देता हूं, करके आना, सोचोगे तो मजा आएगा, आनंद आएगा। गैडोलिनियम के जस्ट पहले कौन सा एलिमेंट आता है, गैडोलिनियम के जस्ट बाद कौन सा आता है, ल्यूटेशियम के जस्ट पहले कौन सा आता है, इन तीनों की कर लेना, आपका बहुत सारा काम निपट जाएगा, ये मैं बता। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। फिर ये क्वेश्चन आता है कि भैया कोई ट्रांजिशन एलिमेंट है बट जिंक जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, इसका रीजन बता दीजिए। तो इसका रीजन क्या है कि भैया ट्रांजिशन एलिमेंट उन्हीं को माना जाता है जहां पे डी ऑर्बिटल जो है पार्शली फिल्ड होते हैं। ठीक है, यहां पर क्या है, फुली फिल्ड है, इस वजह से नहीं माना जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आयन विल हैव, कलर के बारे में पूछा जाए तो आपको क्या देखना है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चेक करना है। ठीक है, डी के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर प्रेजेंट है तो निश्चित रूप से वहां पर कलर आएगा। ठीक, ये क्वेश्चन होता है। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू पे सवाल आता है, जैसे हम अक्सर एक सवाल आता है कॉपर से रिलेटेड, तो कॉपर का क्या आता है, पॉजिटिव आता है। बाकी के अगर आप 3D सीरीज में देखोगे सबके लिए नेगेटिव आता है, आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ी होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन कर लेना। हाँ, एक और आता है, 4 सक्सेसिव मेंबर्स ऑफ फर्स्ट रो ट्रांजिशन एलिमेंट। इस क्वेश्चन में आपको एक बात बताता हूं, कहां ध्यान रखना होता है, क्रोमियम पे। क्रोमियम पे ही अक्सर वो सवाल आपसे पूछते हैं। तो बस क्रोमियम में ये ध्यान रखना है कि जब क्रोमियम न्यूट्रल है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये होता है, क्या होता है, ये होता है। ठीक है जी, सही कह रहा हूँ ना, यस सर। यहाँ पे देखना, पहला इलेक्ट्रॉन निकालना तो आसान है, पहला इलेक्ट्रॉन निकालना तो आसान होता है, लेकिन दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना क्रोमियम के केस में कठिन होता है। तो सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी पर अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो क्रोमियम का आपको यहाँ पे ज्यादा नजर आएगा। एक तो आपको थर्ड सेल से इलेक्ट्रॉन हटाना है, ऊपर से कहाँ पे है भैया, 3D डी जो कि हाफ फिल्ड है, स्टेबल है, तो ये बात आपको ख्याल रखनी पड़ेगी। अगला क्या भैया, K2Cr2O7 ऑन हीटिंग विद एक्वस NaOH क्या देता है। ठीक है, तो एक बार इनके रिएक्शंस को एक बार थोड़ा सा इत्मीनान से देख लेना। क्या होता है, आपको पता है कि ये टूट जाता है ना, Cr2O7 टूट जाता है, इसमें CrO4 2 नेगेटिव में, Cr2O7 2 नेगेटिव, ये ब्रेक हो जाता है क्योंकि OH नेगेटिव इस पर अटैक करता है, तो ये बन जाता है। ठीक, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। और एक क्या है, ऑन हीटिंग क्रोमाइड विद Na2CO3 एयर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इज ऑब्टेन, कौन सा ऑब्टेन करता है। देखिए मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन सच में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं एक बार चाह रहा हूं कि इस पर थोड़ा डिस्कस कर दूं, क्योंकि आपके दिमाग में शायद ये बात टिके या ना टिके। ठीक है, क्रोमियम डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की खोपड़ी पर नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन की खोपड़ी पर नेगेटिव रहेगा, यहाँ क्या रहेगा, क्रोमियम, क्या यही होता है Cr2O7 2 नेगेटिव का स्ट्रक्चर, यस सर यही होता है, हमने तो यही पढ़ा है।
यही होता है ना जी। यस, होगा क्या, इसमें इन्होंने बोला NaOH से रिएक्शन करानी है, तो हमें क्या करना है, OH नेगेटिव से अटैक। जब OH नेगेटिव यहाँ पर अटैक करेगा तो क्रोमियम ऑक्सीजन का ये जो बॉन्ड है, इसके अंदर जो दोनों इलेक्ट्रॉन है ये जंप करके इस वाले ऑक्सीजन की खोपड़ी पर आ जाएंगे। ये आ जाएंगे या नहीं आ जाएंगे? यस सर, आ जाएंगे। ऐसा होने की कंडीशन में क्या होगा, ऐसा होने की कंडीशन में यहाँ पर तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्या आएगा मेरे भैया, यहाँ पर तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये बना क्या, ये बन गया CrO4 2 नेगेटिव, CrO4 2 नेगेटिव। और जो ये चीज बनी है वो देख लो क्या बना है, देखना ध्यान से, क्रोमियम डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, और ये देखो क्या बना है, OH। अभी है क्या, NaOH बेस है, तो वो क्या करेगा, यहाँ से H प्लस ले लेगा, H प्लस ले लेगा, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर भी O नेगेटिव बन जाएगा। तो लॉजिकल लर्निंग से आपको चीजें समझ आती हैं। अब ये बात देखिए, ऑन हीटिंग क्रोमाइट, हमें इसके साथ हीट करना है, तो पहले समझो कि ये जो क्रोमाइट है, शायद आपने इसको थोड़ा प्यार से कभी देखा नहीं है, देखेंगे तो नज़ारे बदल जाएंगे जनाब ना। ये आपके प्यार मोहब्बत के लिए भी लागू होती है बातें, लेकिन यहाँ पर देखें फिलहाल काम की बात ये है कि ये इसको हम लिखें तो FeO.Cr2O3 लिख सकते हैं। एक्चुअली जो क्रोमाइट है वो दो ऑक्साइड का मिक्सचर है। अब कहानी बन जाएगी, हमें इसकी रिएक्शन किसके साथ करानी है पता है, हमें करानी रिएक्शन Na2CO3 के साथ। और Na2CO3 है क्या, सही से देखो, प्यार से देखो, तो ये भी क्या है, Na2.CO2। इन दो ऑक्साइड का मिक्सचर है, एक एसिडिक है एक बेसिक है, तभी मिल करके वो सॉल्ट के फॉर्म में इस तरीके से रह रहा है। अगर मैं इसको यहां ले आता हूं, ध्यान से देखना, Na2.CO2 यहां लेकर के इस तरीके से, तो यही तो मिला रहे हैं। अरे इनको इन्हीं के साथ तो मिलाना है, लेकिन हम यहां पर एयर का प्रेजेंस रखते हैं, तो एयर के प्रेजेंस में पहले ये क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है। मैं समझा दे रहा हूं ताकि ये बात आप समझ जाए, मुझे पता आपने इस तरीके से शायद ही पढ़ा होगा। अगर O2 से रिएक्शन करवाया जाए तो जो FeO होता है वो एक्चुअली Fe2O3 में कन्वर्ट हो जाता है, और जो क्रोमियम का ऑक्साइड है वो CrO3 एसिडिक बन जाता है। समझ गए बात को? अब देखो, जो ये एसिडिक है CrO3 और ये बेसिक पार्ट Na2O, ये आपस में कर लेते हैं गठबंधन, और अगर इनका गठबंधन हुआ तो ये बनेंगे क्या, Na2O डॉट, अरे ये एसिडिक है और वो बेसिक है, यही तो रिएक्शन होता है ना भाई। इनको आपस में क्या करा दीजिए, मिक्स, ये बन जाएंगे Na2CrO4। तो यहां पर एक प्रोडक्ट आएगा Na2CrO4, और वो देखिए CO2 गैस फ्री हो रही है। CO2 गैस दिख रहा है किसी को सर, हाँ ये देखिए CO2, क्योंकि ये और इनके साथ चले गए, और साथ में क्या बच गया, साथ में बच गया Fe2O3। रट्टा मारोगे जीवन भरे याद नहीं होगा, भूल भी जाओगे पेपर में जाके, ठीक है। तो एक बार ये देख लेना। बाकी CrO5 का स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर सकते हैं। हमें पता होता है जो हमारा क्रोमियम है, जानते ही हैं कि हम +6 से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट हम बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। क्रोमियम +6 से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट बनाता नहीं है, इस वजह से यहाँ पर इस तरीके से पराऑक्साइड लिंकेज दो दिखता है, दो पराऑक्साइड लिंकेज होता है क्रोमियम पर, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट आता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसलिए बता रहा हूँ मैं प्यार से, ठीक है। बाकी आप क्वेश्चन को एक बार देख लें, इन क्वेश्चन को एक बार देख लेना, ये वाले और ये वाले, ठीक है। इन क्वेश्चन को हमने इसी चैनल पे करवा रखा है, आप चाहें तो देख सकते हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि भैया कहीं गलती से छोड़ न दो। जर्मन सिल्वर के बारे में और स्टेनलेस स्टील के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इनके एलॉयज जो हैं वो उनके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है जी। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।